बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने जितना पाठ पढ़ा है सारे क्वेश्चन आंसर आपने रिवाइज कर लिए होंगे। सारे पाठों का रिवीजन आपका एक तरह से होते चल रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे बादल राग पाठ का केंद्रीय भाव और गद्यांश पद्यांश पर आधारित MCQ के क्वेश्चन और 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बादल राग के कवि का नाम क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग कविता जो लिखी है, इसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग इनका जो बादल राग कविता है कैसे चित्रण हुआ है इसको देखेंगे। और ये सबसे पहली बात तो बादल राग कविता जो है अनामिका, एक काव्य संग्रह अनामिका है, उससे ली गई है। बादल राग में पूंजीपति वर्ग और कमज़ोर वर्ग के बीच का सामंजस्य, कैसे जो है वो सुखी रहते हैं और कैसे पूंजीपति वर्ग जो है सब कुछ होते हुए, संपन्नता होते हुए, उनके पास सारे वैभव होते हुए भी वे भयभीत और डरे रहते हैं। इन सब का चित्रण इनकी कविताओं में मिलेगा आपको। तो आइए इनका केंद्रीय भाव देख लेते हैं। बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु से अधिक आकृष्ट करती है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों के हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि बादल जो है आह्वान करते, आह्वान गीत ही एक तरह से इन्होंने लिखा है बादलों के लिए। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है। कब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल जो है किसके प्रतीक हैं, क्या हैं, तो वो क्रांति के प्रतीक माने गए हैं बादल उनकी कविता में। तो आइए इससे काव्यांश पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। पहला काव्यांश देखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र वज्र हुंकार, असनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर। छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, बादल कवि ने बादल को क्या कहा है। सामाजिक क्रांति का प्रतीक, आर्थिक क्रांति का प्रतीक, नैतिक क्रांति का प्रतीक, या फिर राजनैतिक कार्य का प्रतीक। तो इनको कहा गया है ये सामाजिक क्रांति का प्रतीक। मनुष्य के जीवन में किस छाया का आवागमन लगा रहता है। सुख समृद्धि की छाया, दुख दर्द की छाया, गरीबी व दरिद्रता की छाया, या फिर सुख व दुख की छाया। आपका ऑप्शन नंबर ख सही है, सुख व दुख की छाया। कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक क्यों माना है। अब देखिए क्यों माना गया है, क्योंकि बादल वर्षा करते हैं, बादल आपस में टकराते रहते हैं, या फिर बादलों के कारण गर्मी नहीं सताती, या बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत होती है। तो ये सारे ऑप्शन, वर्षा करना, आपस में टकराना और गर्मी कम करना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका ऑप्शन नंबर घ, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत होती है, ये दोनों उनके साथ में चलते हैं, बादल के साथ ही, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, घ वाला। अगला देखते हैं,
क्रांति से या विनाश से कौन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग या दलित वर्ग? जब क्रांतियाँ आती हैं तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो गरीब वर्ग के तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर जो है मध्यम वर्ग और दलित वर्ग, इन सब में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते। इसमें जो है पूंजीपति वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं बादल राग कविता के रचयिता। अब देखिए इसका दूसरा देख लेते हैं, काव्यांश दूसरा। अट्टालिका नहीं रे है रे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव सा सुकुमार शरीर, शैशव सा सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर काँप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, 2 लाइन और है यहाँ पे। चूस लिया है उसका सार, हान मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अब इसके बाद इसका देखते हैं। क्रांति के विप्लवकारी बादलों को देखकर कौन प्रसन्न होता है? बड़े पेड़ पौधे प्रसन्न होते हैं, छोटे पौधे प्रसन्न होते हैं, पर्वत प्रसन्न होते हैं या झाड़ियाँ प्रसन्न होती हैं? तो इसमें से क्या प्रसन्न होता है? बड़े पेड़ तो प्रसन्न, बड़े विप्लव के बादल से बड़े पेड़ को प्रसन्नता नहीं होती, पर्वत को नहीं, झाड़ियों के नहीं, बल्कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। समाज का साधनहीन वर्ग कब प्रसन्न होता है? जब समाज में क्रांति के स्वर का उद्घोष होता है, जब साधनहीन वर्ग को मकान मिलते हैं, जब साधनहीन वर्ग को भरपेट भोजन मिलता है, जब साधनहीन वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जीता है, उसको जब विलासितापूर्ण जीवन मिलता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए इसका, एक तो जब बादल के आने का समय होता है उस समय क्या सबसे ज़रूरी मायने रखता है? क्या? घर। उसके पास साधन ही, जब विप्लव के बादल जब आते हैं, इस तरह की जब क्रांति या बदलाव आता है, तो कम से कम रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले उसमें ज़रूरी आवश्यकता। इनको साधनहीन वर्ग को ये भरपेट भोजन और मकान ये ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। पूंजीपति वर्ग जो होता है वो किसका शोषण कर रहा है? पूंजीपति किसका शोषण कर रहे हैं? अमीर लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, जन सामान्य का और किसान का। किसका करते हैं? तो इसमें आपकी कविता में सीधे ही दिया गया है कृषक अधीर होकर के उनको बुलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। जन सामान्य का और किसान का शोषण करते हैं कौन? पूंजीपति वर्ग। अब देखिए, धनिक वर्ग ने किसान की क्या हालत कर दी है। लास्ट लाइन अभी हमने पढ़ा था, किसान का शोषण करके शरीर की शारीरिक शक्ति छीन ली है, उसका शरीर टूट गया है, वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। तो इसका क्या है? उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो गया। कवि ने काव्यांश में किसका सजीव चित्रण किया है? आर्थिक असमानता का, जीवन की खुशहाली का, सामाजिक विषमताओं का, धार्मिक समानता का। किस चीज़ का चित्रण इन्होंने सजीव ढंग से किया है? आइए इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। सामाजिक विषमता का चित्रण इन्होंने बड़े ही सजीव ढंग से किया है। इसके बाद इसका कारण और कथन पर आधारित प्रश्न इसमें से बनते हैं कुछ, उसको भी हम देख लेते हैं इसी में। अभी कथन नंबर 1 जो है उसका देखिए, कारण दिया गया है ए और आर। इनसे जो इन कथनों से संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से
चुन करके कौन सा सही है उस आंसर देना होगा। जैसे क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, क्रांति से छोटों को बहुत लाभ मिलता है। ये दो आपके विकल्प दिए गए हैं। तो क्या है, क्रांति वंचितों को का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो सही बात है, ये ऑप्शन आपका सही है। और क्रांति से छोटों को बहुत लाभ मिलता है, ये भी सही है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग जो होते हैं वो भयभीत होते हैं। जहाँ उनको प्रसन्नता थोड़ी सी मिलती भी है तो उसके अलावा वो डरे हुए होते हैं। इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका अभिकथन हम देख लेते हैं। का अभिकथन क्या है? ए सही है जबकि आर गलत है। आपका ये आंसर गलत हुआ। अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है, ए भी गलत हो गया। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बस अगला पढ़ना ही नहीं है हमको। ये आपका सही वाला ऑप्शन यहाँ मिल जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। इसके बाद देख लेते हैं अगला। अभिकथन ए, रणतरी का अर्थ युद्ध रूपी नौका से है। इसमें भी उसी की तरह से दो दिए जाएंगे। अगला इसका खोजना पड़ेगा आपको, कौन सा आंसर सही होगा। रणतरी का अर्थ युद्ध रूपी नौका से है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। रणतरी में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब हम इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। सेकंड का दूसरा है रणतरी वाला। हाँ, ये देखते हैं। रणतरी, रणतरी में कौन सा रण रूपी। रणतरी मानवीकरण कब होता है? जब प्रकृति का मानव की तरह चित्रण किया जाता है, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, वो उसके क्रियाकलाप मनुष्य की तरह होते हैं, तब उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ ये रणतरी में नहीं है मानवीकरण अलंकार। तो पहला ऑप्शन आपका सही हुआ और दूसरा गलत हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अभिकथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। ए गलत है जबकि कारण आर सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है, का ही सही है इसका। अभिकथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, वो मानवीकरण अलंकार नहीं है। अगला देख लेते हैं। अभिकथन ए, अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा गया है। धनी शोषक वर्ग अपनी विलासिता के बीच भी आतंकित हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसमें क ख ग घ में से कौन सा सही है। अभिकथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, ये आपका आंसर गलत। अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है, ये भी गलत। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। अगला भी देख लेते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये रॉन्ग हुआ और आपका ये ही राइट हो गया। गा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अभिकथन ए, बादल राग कविता बादलों से को संबोधित है। कारण आर, बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है। ये एक आह्वान गीत तो है ही है, बादलों को संबोधित भी किया गया है, ये भी सही है, और बादलों को क्रांति का प्रतीक भी माना गया है। दोनों ऑप्शन हमारे सही है। इसका देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन क ख ग में कौन सा सही हो जाएगा। अभिकथन ये सही है जबकि कारण आर गलत है, ये लाइन भी गलत है। अभिकथन ये गलत है जबकि कारण आर सही है, ये भी गलत हो गया। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, और इसमें क्या है, दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये गलत हो गया। इसका भी एक ग सही हो गया, यही तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद अब हम 2 और 3 अंक वाले प्रश्नों को भी
देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन, बादल राग जीवन निर्माण के लिए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हारते। गर्मी से हर समय हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा सा और मुरझाया सा है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उससे सबसे अधिक उत्फुल्ल नए पौधे और छोटे बच्चे होंगे। अगला देखिए, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बादल राग क्रांति की आवाज़ पर का परिचायक है। यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं। इसी प्रकार क्रांति होने से आम आदमी को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों का बारिश करने या क्रांति करने के लिए कहता है। कवि जो है बादलों को बारिश करने या क्रांति करने के लिए कहता है। यह शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसका देख लेते हैं। कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को कहा है। दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुख और कष्ट जो हैं उनको कहा गया है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके अकूत संपत्ति जमा कर सकता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है कि जब भी बदलाव आएगा तो हमारा नुकसान हो सकता है। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। अगला देख लेते हैं, अशनिपात से शापित उन्नत शतशत वीर। पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? देखिए, अभी बादलों के लिए ही कहा गया है। देखिए, इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक वर्ग या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली का गिरना का वह तात्पर्य क्रांति से है। क्रांति से जो कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उसकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर से गिर जाता है। उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। जो शोषक वर्ग है, क्रांतिकारी वर्ग है, वो क्रांतिकारी नहीं, शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनके लिए कहा गया है कि ये बिजली का गिरना जो है वो क्रांति है एक तरह की। उस क्रांति से जो इनको जो है कष्ट पहुंचता है, जो इनकी हानि होती है, उन्नति के शिखर से ऊंचाइयों पर जाने के बाद भी उसके कारण, क्रांति के कारण उन्नति के शिखर से भी गिर जाते हैं। उनका गर्व चूर चूर हो जाता है। अगला देखिए, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका मुंह ढकना किस मानसिकता का द्योतक है? शोषक वर्ग ने, उत्तर देखिए, शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया है, परंतु क्रांति की गर्जना सुनकर वह अपनी सत्ता को खत्म होते देखता है। वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है, डर जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। शोषक वर्ग का मुंह ढांपना उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग भयभीत है, डरा हुआ है पूरी तरह से, इसलिए अपना मुंह छुपा रहा है डर के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्रपात करने वाले भीषण बादलों का छोटे पौधे कैसे आह्वान करते हैं और क्यों करते हैं? उत्तर देखिए इसका, वज्रपात करने वाले भीषण बादलों का आह्वान छोटे पौधे खिल खिलकर तथा हाथ हिलाकर करते हैं, क्योंकि क्रांति से ही उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है, न्याय मिलने की आशा है, उन्हें ही सर्वाधिक लाभ पहुंचाता है। क्रांति जब आती है तो छोटे वर्ग के लोगों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनसे अधिक लाभ पहुंचता है।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। बादल राग कविता में अ विप्लव के वीर किसे कहा गया है? बादल राग कविता में अ विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है और आम व्यक्ति जो जीने योग्य स्थिति उसको मिल जाती है। आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। अगला देख लेते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। विप्लव राग से छोटे ही शोभा पाते। इसका आशय यह है कि क्रांति से शोषक वर्ग हिल जाता है, इससे अपना विनाश दिखाई देता है। किसान मजदूर वर्ग अर्थात शोषित वर्ग क्रांति से प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसे इससे शोषण से मुक्त तथा खोया अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विप्लवी बादल की युद्ध नौका में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? उसमें क्या क्या रहता है? कवि ने विप्लवी बादल की युद्ध नौका को निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। यह समीर सागर पर तैरती है, यह भेरी गर्जना से सजग है, इसमें आकांक्षाएं भरी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक का भवन क्यों कहा गया है? अब इसका देख लेते हैं। बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक का भवन इसलिए कहा गया है क्योंकि उन भवनों में शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे भवन शोषण से लूटी गई संपत्ति का केंद्र होती हैं। ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी होती हैं लोगों के शोषण के द्वारा बनाई गई होती हैं और उसमें अर्जित जो संपत्तियां होती हैं वो भी शोषण करके ही लूट घसूट करके ही बनाई गई होती हैं। इसलिए इसमें रहने वाले लोग जो हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, इसीलिए जो है अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा गया है। अगला देख लेते हैं। बादल राग कविता के कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है? बादल राग कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है। वह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता हुआ उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जन क्रांति के रूप में बताया है। इस जन क्रांति में धनी वर्ग का पतन होता है और छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, गरीब, शोषित आदि उन्नति करते हैं। ये आपके पाठ से संबंधित तो जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे थे, जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन रहे सब और जो कथन वाले क्वेश्चन बन रहे थे 2-4, सब इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, टच कर लिए सब तरह से। अब आपका काम बचता है रिवीजन का। आप रिवीजन करिए, ढंग से पढ़ाई करिए, लिख करके रिवीजन करिए, जिससे आपका 100% नंबर पक्का हो सके। और यही मेरा उद्देश्य भी है कि बच्चों के अच्छे नंबर आएँ, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की है। तो बस इतना ही। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।